हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अपना एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। उसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टेंस क्या होता है और टेंस के प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ टेंस, और सेंटेंस को पढ़ा था। उसी वीडियो में सेंटेंस को भी पढ़ा था और प्रेजेंट टेंस को भी उसी वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने। और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को डिटेल में एकदम पढ़ा था, डिटेल में डीपली पढ़ा था। और उसके फिर अगले वीडियो को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखे थे। और फिर आज वाले इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं कि इसका हिंदी पहचान क्या होता है। दोस्तों, इसका हिंदी पहचान होता है कि सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, मतलब जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, ठीक है, ये सब आएंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए आदि की ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर से एक बार देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं और उसके वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है की ध्वनि मालूम पड़ती है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वह हैज होगा, हैज एक वचन के साथ, और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर से इसमें लिखा गया है कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे कि समझिए, गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है जाना का, उसके बाद क्या होता है, वेंट होता है सेकेंड फॉर्म, और फिर से गॉन होता है थर्ड फॉर्म। तो हम अगर कहीं इसमें जाना आ जाएगा, जैसे वह जा चुका है, वह घर जा चुका है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गॉन लिखेंगे, क्योंकि नियम में बता रखा है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है, तो हम क्या लिखेंगे, गॉन लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से आगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने उसका पहचान देखा, हेल्पिंग वर्ब देखा और मेन वर्ब देखा क्या करना है। अब हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे, इसके सिंपल सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं जो हमें टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ने होते हैं। सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो चार सेंटेंस हो गए, तो हम पहले से शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस से। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सॉरी, एक मिनट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या पता है कि जो इसका फार्मूला होता है वह उसको देखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल क्या दे रखा है कि, एग्जांपल से दे रखा है कि राम घर जा चुका है, राम घर जा चुका है। तो राम की अंग्रेजी क्या होती है, देखिए पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ना, देखिए पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम क्या है, एक वचन है। तो एक वचन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कर दिया हमने राम हैज। उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना मेन वर्ब है ना। तो मेन वर्ब जाना का क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो गॉन भी लिख दिया हमने। ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको पता करिए पहले कि गॉन है थर्ड फॉर्म, और खाना का थर्ड फॉर्म क्या है, जाना का क्या है, सोना का क्या है, तो ऐसे में आपको पता चलेगा ना। तो फिर इसको लर्न करिए। उसके बाद फिर से इसको देखते हैं, बनाने का तरीका ये तो है और ये तो बनाने का तरीका है। ठीक है, तो राम घर जा चुका है, एग्जाम्पल ले लिए, राम घर जा चुका है। तो इसका सेंटेंस अब क्या होगा, राम हैज गॉन टू होम, राम हैज गॉन टू होम, राम एक वचन था इसलिए हैज का प्रयोग किया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है कि राम खाना खा चुका है। तो राम खाना, सॉरी 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 दोस्तों, लिखा है हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, सब्जेक्ट क्या दे रखा है, हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी होती है। तो वी हम बहुवचन में आ जाएगा, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, खाना, खाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म इट होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटेन होता है। तो थर्ड फॉर्म को लिखेंगे इटेन, और क्या खाया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे फूड। ठीक है, समझ रहे हैं, जहाँ पे नहीं समझ में आए वहाँ पे आप तुरंत कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने अपना कार्य, उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया है, उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने यानी क्या है, वे अपना गृह कार्य कर चुके हैं। तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे दे क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो बहुवचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हैज का, हैज का नहीं, एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव, हैव। ठीक है,
हैव का प्रयोग करते हैं। तो हो गया। उसके बाद दे। अब करना का मीनिंग क्या होता है? डू मीन्स करना, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। ठीक है, तो दे हैव डन अपना देयर होमवर्क। अपना मतलब देयर, देयर मीन्स अपना। ठीक है, और होमवर्क मतलब गृह कार्य। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैं हमेशा बताता रहता हूँ, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में या बीच में या कहीं पे भी उस वाक्य में नहीं शब्द दिख जाए तो वहाँ पे निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसका फार्मूला क्या बनता है? सेम वही फार्मूला रहेगा जो सिंपल में था, और बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग कर देना है। हो जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा अगर हम सिंपल सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर दें। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका रूल क्या होता है बनाने का? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज हैव लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है? मेरे पिताजी ने मुझे पैसा नहीं भेजा है। मेरे पिताजी ने मुझे पैसा नहीं भेजा है। तो मेरे पिताजी क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम उनको लिख देते हैं, माई फादर। अब फादर एक है ना, तो एक वचन हो गया। सिंगुलर प्लूरल तो आप लोग जानते ही होंगे। सिंगुलर मतलब एक वचन, जहाँ पे केवल एक हो वहाँ पे सिंगुलर, और एक से ज्यादा हो तो प्लूरल। तो सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो प्लूरल नंबर मीन्स होता है वचन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? माई फादर एक वचन, तो एक वचन के लिए हैज का प्रयोग करते हैं, कर दिया। उसके बाद क्या है? नॉट है, तो रूल के हिसाब से नॉट कब लगाना है? हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट का प्रयोग कर दिया। और फिर से क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो सेंड मीन्स होता है भेजना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो सेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेंट होता है। ठीक है, सेंट, यस एन टी, सेंट मैंने भेजना। कहाँ पे? मी। मी, कहाँ पे? मी। अब ऑब्जेक्ट लगाना है, जो कुछ भी हो वो लगाना है। तो माई फादर हैज नॉट सेंट मी मनी, सेंट मी मनी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे है कुछ विद्यार्थी, अगला एग्जाम्पल, कुछ विद्यार्थियों ने, अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों है यानी बहुवचन हो गया विद्यार्थियों। तो कुछ विद्यार्थियों ने रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखाया है। कुछ विद्यार्थियों ने रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखाया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? कुछ विद्यार्थी। सम स्टूडेंट, डेंट नहीं डेंट्स, यस आ गया ना लास्ट में, यस आ गया, तो वहाँ पे सम स्टूडेंट यानी कुछ विद्यार्थियों। अब जब बहुवचन हो गया तो सब्जेक्ट के अनुसार मतलब रूल के अनुसार क्या लगाना है? हैव का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग कर दिया। अब उसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करना है, नॉट। अब नाम लिखवाना मतलब दर्ज कराना कुछ भी, तो दर्ज, रजिस्टर्ड। रजिस्टर माने दर्ज। अब यहाँ पे क्या है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड भी लिख दिया। उसके बाद किसका? अपना नाम, दे और नेम। ठीक है, दे और नेम हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि लोगों ने सहायता नहीं की। लोगों ने सहायता नहीं की, यहाँ पे क्या हुआ कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। तो इसका क्या होगा? पीपुल, पीपुल लोग सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब किसकी सहायता नहीं हुई? प्रश्न पूछिए किसकी सहायता नहीं हुई, तो लोग की सहायता नहीं हुई। तो लोग यानी एक तो होंगे नहीं, एक होता तो एक आदमी होता, या आदमी ने सहायता नहीं की। अब यहाँ पे क्या है? लोग है, तो लोग में यानी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे आदमी औरत बच्चे बूढ़े सब कुछ जो कुछ भी हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद हैज है के बाद क्या करना है? नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट का प्रयोग हो गया। और उसके बाद क्या है? वर्ब लिखना है। वर्ब हेल्प मीन्स होता है सहायता, बट इसमें क्या करना है कि हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो हेल्प हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब हमें क्या पढ़ना है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ना है। तो मैंने जैसा कि हर वीडियो में सेंटेंस के बारे में बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। पहला होता है यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। ठीक है दोस्तों, एस नो टाइप में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द पहले आते हैं, और WH टाइप में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। और दूसरी बात क्या है कि यस नो टाइप में क्या होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य मतलब क्या होता है? ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हो। तो यस नो टाइप में ऐसे वाक्य होंगे जो प्रश्न पूछने पर उनका आंसर यस या नो यानी हाँ या ना में दिया जाएगा। और जो WH टाइप के प्रश्न है वह प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसका उत्तर हम लॉन्ग वर्ड में देंगे, लंबे शब्दों में उत्तर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको समझ लिया। अब क्या होता है कि यस नो टाइप में शुरुआत में कब क्यों कैसे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, हैज हैव लिखते हैं, हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर बन जाता है हमारा ये यस नो टाइप का क्वेश्चन
का जो ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में टेंस बनाने का, वह बन जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू एच टाइप में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आते हैं तो उसको इंग्लिश में करते समय हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसके बाद हैज हैव लिखते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पे जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो जो पहला वाला रूल रहेगा वह रहेगा कि यस नो टाइप, यानी शुरू में हिंदी वाक्य के शुरू में जब क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो पहले रूल को लगाएंगे। और दूसरा रूल, अगर हम चाहें तो इसके आगे क्वेश्चन वर्ड जोड़ दें, क्वेश्चन वर्ड अगर इसके आगे जोड़ दें क्वेश्चन वर्ड, तो बन जाएगा हमारा सेकेंड रूल, ठीक है दोस्तों। सेकेंड रूल में क्या है कि हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यही सेम है, अब यही सेम है, सब सेम सेम है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, सब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर से ऑब्जेक्ट, बाकी सब। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ये पहला रूल है उसके आगे हम अगर क्वेश्चन वर्ड को लिख दें तो वह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच टाइप का हो जाएगा। और अगर डब्ल्यू एच टाइप ना लिखें तो ये फर्स्ट रूल हो जाएगा, यस नो टाइप का पार्ट हो जाएगा। तो यस नो टाइप का पार्ट के रूल को कब यूज करना है कि जब हमारे हिंदी वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड हो, तब हम पहले रूल को यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरे रूल को कब यूज करेंगे, जब हमारे हिंदी वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि राष्ट्रपति, सॉरी एक सेकेंड, क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में कब क्यों कैसे आया है, यानी क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि हैज हैव का प्रयोग कब होता है, हैज का प्रयोग एक वचन के साथ और हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ। तो यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है, एक ही ना राष्ट्रपति है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक वचन हो गया, तो क्या होगा, एक वचन के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। तो पहले हैज, हैज का प्रयोग कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, लिख दिए सब्जेक्ट। उसके बाद क्या, वितरित, यानी क्या होता है वितरित करना, यानी कि डिस्क्राइब, डिस्क्राइब यानी कि बांटना हो सकता है, बांटना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना, वितरित करना। द अवार्ड, अवार्ड मीन्स पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूट, वर्ब लिखते हैं। तो वर्ब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म यूज कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है, पुरस्कार, तो लिख देते हैं द अवार्ड, अवार्ड मीन्स पुरस्कार। उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है, पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है, पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है। तो इसका क्या होगा, देखिए अब बीच में कब क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया ना, तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, तो क्यों आया है तो उसकी अंग्रेजी हमने लिख दिया वाई, वाई मतलब क्यों। तो अब पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कैसे पता करेंगे, पुलिस या राघव। तो गिरफ्तार किसको किया जा रहा है, राघव को, तो ये तो नहीं होगा, कौन काम कर रहा है, कौन गिरफ्तार कर रहा है, ये होगा, तो ठीक है। तो जो काम करता है वाक्य में, वही काम करने वाला जो होता है वही करता होता है, करता यानी सब्जेक्ट। तो हमने लिख दिया पुलिस, पुलिस क्या है, सॉरी एक सेकेंड, पुलिस क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, गिरफ्तार का क्या मीनिंग होता है, अरेस्ट, अरेस्ट होता है, गिरफ्तार का क्या मीनिंग होता है, अरेस्ट। तो अरेस्ट होता है तो क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म, अरेस्टेड राघव। तो पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है, वाई है जो पुलिस अरेस्टेड राघव, राघव को पुलिस क्यों गिरफ्तार कर चुकी है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या सभी अभिनेता मुंबई पहुंच चुके हैं। तो क्या अब आ गया शुरू में सभी अभिनेता, सभी यानी जितने भी हैं, तो सभी, अगर अभिनेता होता केवल तो क्या होता, एक अभिनेता होता, सभी अभिनेता यानी जितने भी थे वहां पे सभी मुंबई पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली बात तो बहुवचन हो जाएगा। तो बहुवचन के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब स्टार्टिंग में हैव का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आ चुका है, तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कर्ता क्या हो जाएगा, पहुंचने का काम कौन कर रहा है, तो सभी अभिनेता, तो पहुंचने का काम हो गया सभी अभिनेता का। तो कौन काम कर रहा है, सभी अभिनेता। तो ऑल एक्टर्स, ऑल एक्टर्स, रिच मतलब होता है पहुंचना। अब इसका हमें थर्ड फॉर्म में प्रयोग करना है, तो रिचड हो जाएगा, रिचड, थर्ड फॉर्म रिच का रिचड होता है। कहाँ पे, टू मुंबई, ठीक है, मुंबई। तो समझ चुके हैं, पहला क्या था, क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं, हैज द प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड। उसके बाद क्या है कि पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है, वाई हैज पुलिस अरेस्टेड राघव। क्या सभी अभिनेता मुंबई पहुंच चुके हैं, हैव ऑल एक्टर्स रिच्ड टू मुंबई। और एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी बनाएंगे तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाएंगे, ठीक है। अभी क्या पढ़ना है हमें, अभी पढ़ना है हम लोग को
इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नहीं भी होगा और क्वेश्चन भी वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड भी होगा और नहीं भी होगा, ठीक है। दोनों साथ में आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों होगा। तो इसका क्या होगा, इसका रूल, इसका भी दो होगा, जब इंट्रोगेटिव का दो होता है तो इसका भी होगा, क्योंकि इसमें भी इंट्रोगेटिव इंक्लूड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि वही सब इंट्रोगेटिव का रूल रहेगा, बस सब्जेक्ट के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है, बाकी सब वही रूल, ठीक। पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, हैज हैव लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। परफेक्ट जहाँ कहीं भी दिखे, परफेक्ट जहाँ कहीं भी दिखे थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है, यानी चुका, चुका, चुकी, चुके, हैं, हैं रहना चाहिए लास्ट में, तो वहाँ पे हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो और सेकेंड रूल क्या होता है, इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में होगा प्रश्नवाचक शब्द, हिंदी के स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक शब्द होगा, और इसमें क्या होगा, हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होगा, तब ये रूल लगाएंगे। पहले लिखेंगे WH, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैज हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाकी सब। तो एग्जाम्पल से देख के समझते हैं क्या लिखा है। क्या परवेज रसूल ने विकेट नहीं लिया, क्या परवेज रसूल ने विकेट नहीं लिया, विकेट। क्या परवेज रसूल ने विकेट नहीं लिया, तो क्या पहले आ गया, तो हम इसकी अंग्रेजी स्टार्ट में करेंगे, इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हैज के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, परवेज लिखेंगे, परवेज रसूल एक नाम है उसको लिखेंगे, फिर से नॉट लिखेंगे, फिर से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेना का क्या होता है, टेक, और थर्ड फॉर्म टेकन, विकेट, विकेट। तो समझ में आ गया। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं इसमें, क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ है। तो परवेज रसूल एक ही आदमी ना विकेट लेगा, 10 लोग नहीं ना, तो क्या लिखेंगे इसमें, हैज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक वचन है, हैज लिखेंगे। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया परवेज रसूल, फिर से नॉट का प्रयोग कर दिया, नॉट, फिर से ले वर्ब का लिख दिया, लेना होता है, लिया यानी लेना, तो टेकन मतलब लिया, टेक मतलब लेना, फिर से विकेट, विकेट, तो हैज परवेज रसूल नॉट टेकन विकेट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मोहन ने महाविद्यालय में दाखिला नहीं कराया है, क्या मोहन ने महाविद्यालय में दाखिला नहीं कराया है, हैज मोहन नॉट एडमिटेड इन कॉलेज। हैज पहले लगा है क्योंकि शुरुआती दौर में ही कब क्यों क्वेश्चन वर्ड शुरुआत हो गया है, तो इसलिए हैज लग गया है। उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मोहन हो गया है, तो मोहन को लिख दिया। उसके बाद नॉट दिख रहा है तो नॉट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लिख दिया। उसके बाद क्या है, दाखिला कराना, एडमिट, तो एडमिट होता है तो भाई इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ना, तो थर्ड फॉर्म यूज कर लिया भैया, एडमिटेड कहाँ पे भैया, इन कॉलेज, महाविद्यालय, महाविद्यालय यानी इन कॉलेज, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अंकित ने मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ा। भाई अपने में ही खत, अंकित ने मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ा, साला लड़की होना चाहिए, अंकिता ने मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ा, गड़बड़ हो गया, छोड़ो। अंकित ने मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ा, तो भाई बीच में आ गए क्यों, तो इनकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, पहले लिख दिया भाई वाई। अब क्या है भाई, अंकित ने मुकेश, भाई एक लोग काम कर रहे हैं, ना पढ़ने का एक लोग काम कर रहे हैं, अंकित ने मुकेश का खत नहीं पढ़ा, तो अंकित क्या है, ना पढ़ने का काम कर रहा है, तो अंकित कर रहा है भैया, तो अंकित तो एक वचन में आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया अंकित। तो एक वचन के लिए हैज का प्रयोग कर दिया और उसके बाद तुरंत लिख दिया अंकित, और फिर से सब्जेक्ट वही है अंकित, तो उसके बाद नॉट का प्रयोग कर दिया, ठीक है। अंकित नॉट, अंकित नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ना। अब रीड, रीड का भैया क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब एक ही होता है, रीड 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 पढ़ना का, तो भैया रीड हमने लिख दिया। अब क्या है, अब क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है, जो कुछ भी हो जाए वो सब लिखना है। तो क्या, मुकेश का खत, लेटर ऑफ मुकेश, वाई है अंकित नॉट रीड, अंकित क्यों नहीं पढ़ा, लेटर ऑफ मुकेश, मुकेश का खत, तो अंकित ने क्यों नहीं मुकेश का खत पढ़ा, ये भी हो सकता है, अंकित ने मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ा, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, दोस्तों के पास कहिए कि ये मेरे भैया जी हैं, छोटे भाई साहब हैं, जो बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे हैं, या जो कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है।
अगली वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, मिलेंगे अगले